नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत में राममय माहौल बन गया है। तंत्र सरकारी हो या सत्ता का हो, विश्व हिंदू परिषद संस्थाएं हो, सभी राम मंदिर में लगी हुई हैं। इसके अलावा कांग्रेस आरएसएस के गढ़ नागपुर में हुंकार भरने जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ के तौर पर युग करवट के एडिटर इन चीफ सलावत में। सलावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका। भारत की दृष्टि से एक अच्छी खबर यही है कि कतर में जो पूर्व 8 भारतीय नौसैनिक थे उनको मौत की सजा हुई थी, फिलहाल वो सजा पर रोक लग गई है। विदेश मंत्रालय ने भारत इसकी जानकारी देश को दी है और कहा है कि सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, देखिए, ये जो हमारे रिश्ते जो हो रहे हैं डिप्लोमेटिक तरीके से, जो हमारे रिश्ते हैं, जो 2014 के बाद से इसमें बड़ा सुधार आया है। विदेशों में जाके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो छवि है वो विदेशों में काफ़ी अच्छी हुई है। तो अभी इसी को लेकर, क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी इसमें बड़ा प्रयास किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो ये अच्छा स्वागत योग्य है और बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम आपस में रिश्ते और मजबूत होंगे। अच्छा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या जाना था दौरे की तैयारी को देखने के लिए, लेकिन कोहरे की और सर्दी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं, वो जा नहीं पाए। तो इस तरह से तो ये परेशानियां, अब क्योंकि सर्दी शुरू हुई है, कोहरे की शुरुआत तो और ज़्यादा होगी। हाँ, नहीं, स्वाभाविक है, लेकिन क्योंकि ये तो चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, टाइमली होती हैं। मैं समझता हूँ कि शायद अचानक ये कोहरा आ गया होगा, लेकिन ये तो चलता रहता है जनवरी में। उसमें अब जनवरी होगा और चलेगा, अभी दिसंबर की लास्ट है, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए होंगे। और फिर वहाँ भगवान श्री राम की इतनी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो ठीक ही रहेगा सब। अच्छा, सरकार ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया। जी, अच्छा है, श्रद्धालुओं पर क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अच्छा प्रयास हुआ। 24 आवर्स में जो है आदेश भी जारी कर दिया गया रेलवे मंत्रालय की तरफ से। और पूरा देखिए, इस समय तो अयोध्या को बिल्कुल जिस तरह से ऐसा बना दिया गया है कि आप जिसको देखना है, जो विश्व पटल पे भी हमारा एक बड़ा अलग से एक माहौल बनेगा और बहुत अच्छे तरीके तैयारी चल रही है। जैसे अब अयोध्या हो गया और काशी हो गया, ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पर्यटन स्थल के रूप में बन गए हैं, आस्था का प्रतीक बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा तरीके से कार्य हो रहा है। अच्छा, आपने 30 में भी लिखा है सब कुछ राम में हो गया है, सरकारी तंत्र भी राम में हो गया है, तो कितना प्रशासन पर क्या असर इसका देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने लगातार, आपको याद होगा कि हम लोग इससे पहले भी चर्चा में बैठे थे और मैंने अखबार में भी लिखा था कि आने वाले वक्त में ये पूरा माहौल बिल्कुल राममय हो जाएगा। देखिए, 500 साल का एक सपना पूरा हो रहा है। इस पर बहुत बड़ी राजनीति होती रही है आज तक। सब ने इसमें वोट बैंक की राजनीति की, इसमें गोलियां भी चली, सरकारें भी बनी, मुल्ला मुलायम सिंह यादव भी कहलाए गए और तमाम न जाने क्या क्या हुआ। और 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी आज 350 सीटों तक पहुंच गई। ये ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री 2014 में आए, उसके बाद उन्होंने है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं पीछे भगवान श्री राम का मंदिर ही सब कुछ रहा। तो मैं समझता हूँ कि राम में तो होने ही है। और अभी आप देखिए, 1 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक जी, 22 जनवरी को तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें वहाँ जा रहे हैं अयोध्या। उसके बाद फिर 1 महीने बाद तक कार्यक्रम आगे भी होगा। तो देश पूरा राम में होगा। आपने जहाँ तक बात करी सरकारी तंत्र की, कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी मशीनरी भी पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो गई है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुख्य सचिव ने एक आदेश भी जारी करा है। आपको याद होगा कि जब अष्टमी पे भी इस तरह के कार्यक्रम हुए थे, दुर्गाष्टमी पे भी कार्यक्रम हुए थे कि सरकारी तौर पर तमाम हर जगह कार्यक्रम हुए थे मंदिरों में। तो अब क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आयोजन है, जाहिर है कि इस पर तो सरकार कुछ भी करे वो भी कम है। और जहाँ माननीय योगी मुख्यमंत्री हों तो वहाँ चीज़ें संभव हैंगी सारी। तो इसलिए जो है चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि 1 हफ्ते का पूरा 15 से 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे। तो सरकारी तौर पे भी सब कुछ राम में हो गया। अब आप ऑफिस में जाइए तो आपको सब अधिकारी केवल एक ही चर्चा करते नजर आएंगे। और क्योंकि पूरे प्रदेश में ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ भी लगेगी, हमारे यहाँ गाज़ियाबाद से आसपास एनसीआर से तमाम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो पूरा माहौल जो है, आप ये देखना, नए साल पे भी लोग जो हैं इसी की चर्चा होगी। पूरा देश राम में हो गया और होना भी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली बार गांधी परिवार का नाम शामिल हो गया है। अब तक तो कयास लगाए जाते थे, लेकिन प्रियंका गांधी का जिस तरह से नाम शामिल कर लिया गया है, इसका अब कांग्रेस के रहते हुए क्या असर पड़ेगा? चुनाव सामने है। देखिए आशीष जी, ये जो कुछ हो रहा है इसकी सबकी उम्मीदें हैं, और कब कौन कब फंस जाए, कब किसका क्या नाम आ जाए, अभी आप इसका सोच नहीं सकते।
केजरीवाल जी पे लगातार नोटिस जा रहे हैं और नोटिस को बिल्कुल हल्का ले रहे हैं वो। और आपको मैं समझता हूँ किसी दिन ऐसा ना हो कि वो सुबह सुबह हमें आप ब्रेकिंग मिले कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। प्रियंका गांधी का जो ज़मीन वाला मामला था उसमें ईडी ने उसमें उनको चार्जशीट में जो है नवंबर में उनका वो किया था, बट चार्जशीट अभी दाखिल हुई है। तो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें तो बड़ी हैं, और लेकिन टाइमिंग का बड़ा मामला है। चुनावी मौसम में इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ अगर आफ्टर चुनाव इलेक्शन के बाद ये होता या बिफोर इलेक्शन होता 2-4 मतलब एक साल पहले, तो शायद हम आप चर्चा नहीं करते होते। आज हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है देश में, वो एक बड़ी पार्टी की नेता है, तो ईडी ने उसमें उनको चार्जशीट किया। लेकिन जाहिर है कि हम आप तमाम देश जनता ही सुनेगी कि प्रियंका गांधी को घेरने के लिए भ्रष्टाचार का मामला उजागर, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जो शिकंजा कसा है। ये एक सामाजिक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है जो ईडी कर रही है। तो अब इसमें ईडी क्या कर दे क्या कुछ कर दे कुछ पता नहीं है, तो सामान्य प्रक्रिया है। और लेकिन चुनावी मौसम में बड़ी पार्टी, हाँ जाहिर है चुनावी बनेगा। चुनाव में तो एक बड़ी पार्टी की बड़े लीडर के खिलाफ चार्जशीट लगना, उनका मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आना, ये अपने आप में चुनावी मुद्दा बनना है। और कहीं ना कहीं जो है प्रियंका गांधी जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अच्छा, कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर कहा जाता है, वहाँ हम हैं तैयार नाम से रैली कांग्रेस कर रही है। तो 2024 का चुनाव सामने है, तो इसे क्या इनका चुनाव का अभियान कांग्रेस अपना शुरू कर रही है क्या? हाँ देखिए, ऐसा है कि वो एक ना डूबते हुए तिनके का सहारा, आपने मिसाल सुनी होगी। अब इस समय स्थिति ये है कि 5 राज्यों में जिस तरह की स्थिति हुई है उनके साथ, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम छत्तीसगढ़ जो चुनाव में उनका परिणाम सामने आया, उनको लगता था कि शायद हम बिल्कुल जिन्हें क्या कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय उनके पास बहुत समस्या ये है कांग्रेस के पास कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जिस तरह से अब देखिए नागपुर से शुरुआत कर रहे हैं, अक्सर और जबकि आप ये देखिए आखिर उनके कांग्रेस के निशाने में हमेशा नागपुर भी बिल्कुल आरएसएस का जो वहाँ मुख्यालय उसको लेके वो हमेशा उस पर है। आज आप उसी जगह शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो एडवाइजर हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी राय देते रहते हैं कि ताकि उनका ये हिसाब हो जाए। एक बड़े एडवाइजर थे प्रियंका गांधी जी के, थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। तो आचार्य जी की तो भाषा ऐसी लग रही है आजकल कि वो तो लगता है मुझे कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के करीब होते जा रहे हैं। उनकी भाषा जो सनातन को लेके उनके जो बयान आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के अगर प्रमोद कृष्णम जैसे लोगों के जब बयान इस तरह के आएंगे तो जाहिर है कि कांग्रेस की स्थिति जो है वर्तमान में मैं समझता हूँ अभी ऐसी कुछ नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि कोई मजबूत विपक्ष इस समय बीजेपी के सामने है। कल जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उससे पहले आज लल्लन सिंह दिल्ली में बयान देते हैं। वो कहते हैं कि ना तो जदयू टूट रही है ना कुछ में टकराव है, और उन्होंने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है कि भाजपा साजिश कर रही है इस तरह की अफवाहें फैलाकर। देखिए ऐसा है, नीतीश जी की उम्र भी हो गई है, 70 साल के बाद आदमी चिचड़ा हो जाता है। तो अब वो लल्लन सिंह को जिम्मेदारी ये दी गई थी कि लल्लन सिंह बाकायदा जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें संयोजक के रूप में उनको प्रपोस्ट करेंगे नीतीश जी को। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बैठक बुलाई गई, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। फिर सेकंड ये है कि बार बार वो ये कह रहे हैं मुझे संयोजक नहीं बनना है, मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो तीस है वो इसी बात की है कि जो ममता जी ने उनका नाम प्रपोज कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में हमें दिखाई देगा कि शायद हो सकता है कि कहीं गठबंधन का हिस्सा ना बने, विपक्षी गठबंधन, मुझे लगता है जो बिल्कुल इंडिया गठबंधन का। रविवार को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रम में जो प्रकरण हुआ था, नेताओं को लाइनअप कराया गया, डीएम को चाय के पैसे दे दिए गए, इस प्रकरण इस घटना पे आपने लिखा भी है, तो उसका क्या लगता है आपको, क्या है क्या ये? देखिए कहीं ना कहीं इसमें कई स्तर पर गलतियां हुई हैं। जो विधायक हैं, एक पूर्व विधायक है, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया बाकायदा भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री की तरफ से फ़ोन गए कि आपको 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय है। फिर बाद में उनसे कहा गया कि समय अब 9 बजे हो गया है और सबको बुला लिया गया।
जबकि जो मेरी जानकारी है, जो प्रशासनिक सूत्रों से मेरी जानकारी मिली है, माननीय मुख्यमंत्री से किसी का कोई कार्यक्रम था ही नहीं जी। वहाँ पे जो मयंक गोयल जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो गए थे, उनका टाइम तय था, वो अपने बच्चे को भी ले गए थे, उनके बेटे ने पूरी गीता का ज्ञान सुनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसकी भनक कहीं और दूसरे लोगों को लग गई है, उनका उन्होंने ये कहा कि जब इनको टाइम मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। बात सवाल इसमें ये है, जो आपने अपने कॉलम में कल लिखा है कि कोई कागज़ थे इनके पास, ये मुझे भी जानकारी मिली है कि पवन गोयल के पास भी कोई 400 करोड़ के घोटाले की कोई फाइल थी, जो किसी बिल्डर को लेके थी, ज़मीन के ट्रांसफ़र को लेके वो ले गए थे। पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर जी के पास भी कोई फाइल थी, और रूप चौधरी जी भी कोई अपना कागज़ लेके गए थे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये कागज़ों के हेर फेर का कोई मामला हो कि भाई कहीं ना कहीं कोई माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए और चीज़ें हो जाए। लेकिन जहाँ तक जानकारी है आशीष जी, कि कोई भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री से मिलने का सरकारी तौर पर नहीं था, यही डे ऑफिसर ने उनसे कहा। और जो पासेस थे, उस पासेस में सिर्फ लिखा था कि प्रस्थान के समय, माननीय मुख्यमंत्री के प्रस्थान के समय आप लोग मौजूद रहेंगे। बट कुछ ऐसा हुआ कि इसी पास के सहारे कुछ बड़े नेताओं ने मुलाकात दो एक ने कर ली, इसी को लेकर ये इशू बना है। बट जो चीज़ें हुई हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो लोग थे जिनके बड़े नाम हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री से जब चाहे मिल सकते थे। बट इस तरह का ये फिर वो हुआ, फिर चाय पी ली गई, तो फिर चाय नहीं पीते आप, कहते भाई आपने मुलाकात नहीं करी। इसमें प्रशासन का यह करके वो एक अलग इशू है, इसमें आपने चाय पी ली। अब चाय पीने के बाद फिर ये कहा गया भाई अब चाय पी ली आपने तो क्या हो गया। अब फिर पवन गोयल जी के रात को सबको बुलाया गया कि आप तत्काल आइए, वहाँ पे तैयारियाँ हुई हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जाहिर है मुख्यमंत्री जब आते हैं तो बड़ा गाजियाबाद की एक छवि अच्छी उनकी नज़र में बनी हुई है, वो इस तरह से ख़राब होती है तो मैसेज अच्छा नहीं जाता। तो इस पूरे प्रकरण में हम ये न माने कि संगठन की तरफ से जो है थोड़ा जो चीजें संगठन की तरफ से इसमें रहा, क्योंकि देखिए संगठन के बिना कुछ नहीं होता। का संगठन वहाँ चाहते तो संगठन इसको संभाल सकता था। सवाल ये, जब सुशील गौतम महामंत्री थे, उनका फोन गया तो फिर मुलाकात क्यों नहीं कराई? उनसे कहा गया कि आपको मुलाकात कराना है, बट वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास हुआ है, जानबूझ के हुआ है, क्या हुआ, ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है। इस पे अपने स्तर पे जांच हो रही है। जब खोड़ा में पानी की नई व्यवस्था हुई है, उस पर स्थानीय विधायक अलग क्रेडिट ले रहे हैं, सांसद अलग क्रेडिट ले रहे हैं, नगर पालिका का अलग मामला चल रहा है। ये एक नया खेल गाजियाबाद में शुरू हुआ है। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ में आप बताऊँगे, ये जो क्रेडिट वाला खेल है ना, ये हर दल में होता है, हर सरकार में होता है, हर चीज़ में उसमें होता है। लेकिन ये छोटे स्तर पर चलता है, अब बड़े स्तर पर होने लगा, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है। भाई काम होने से मतलब है। हाँ, वास्तव में अगर आपने कराया हो तो क्रेडिट लेना चाहिए आप। जैसे आप बताइए कि आपने कहीं चर्च में लाइट लगवाई थी आशीष जी, तो उसमें सभी ने क्रेडिट ले लिया। जन्नत साहब की तरफ से भी चिट्ठी आई, फलां के साहब से चिट्ठी आई, नगर आयोग से चिट्ठी आई, जबकि जो चर्च वाले हैं उन्होंने आपको चिट्ठी भेज कर धन्यवाद किया कि आशीष त्यागी युग करवट के समाचार संपादक जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रयास से लगे। तो मैं ये समझता हूं कि काम होना चाहिए, जनता को काम से मतलब है, क्रेडिट नहीं होना चाहिए। और अगर करो तो हो ना, काम किया आपने, क्रेडिट मैं ले लूं, तो ये मुनासिब नहीं। तो जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी अपनी निधि है, उनकी निधि से काम हो तो क्रेडिट अच्छा तो हो सकता है। शासन की कोई योजना आ रही है, उसका क्रेडिट कैसे? लेकिन अगर प्रयास भी आप कर रहे हैं, मान लो जी प्रयास कर रहे हैं, धोबी घाट वाले को लेकर आप बात करिए, जनरल साहब ने प्रयास किए, बट के स्वर्गीय जो हमारे विधायक थे, स्वर्गीय सुरक्षण बंसल जी, उन्होंने बराबर हाउस में उठाया तो उन्होंने प्रयास किए थे। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति में रहता है इस तरह की चीज़ें, बट जो करे उसको इसका श्रेय मिलना चाहिए। जो करे उसको उसका श्रेय मिलना चाहिए, ये सलामत जी का कहना है। और सही भी है, गाजियाबाद की जनता को, हमारे जो इस शहर के नागरिक, हमने काम से मतलब है, काम कौन कर रहा है वो बाद में देखते हैं, पहले काम हो जाना चाहिए। और अभी खोड़ा में पानी की शुरुआत हुई है, पहले पानी आने दीजिए, उसके बाद क्रेडिट ले तो अच्छा लगता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। सलामत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की चर्चा आपको कैसी लगी। नमस्कार।